देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की। वैसे तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1996 से सक्रिय हैं, लेकिन तब वो रायबरेली और अमेठी तक ही सीमित रहा करती थी। लेकिन अब 2019 के बाद से प्रियंका गांधी की राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज हम प्रियंका गांधी की राजनीति, उनके तौर तरीके, उनका राजनीतिक चिंतन, उनका विषय और उनके मुद्दे उठाने के सभी पहलुओं पर आज बहुत खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, वैसे तो प्रियंका गांधी बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सक्रिय रही हैं, लेकिन उनका तब सक्रियता रायबरेली अमेठी तक सीमित रहा करती थी। लेकिन अब वक्त बदला है और प्रियंका गांधी ने विशेष तौर पर 2019 के बाद उत्तर प्रदेश को अपनी तकदीर से जोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस उठेगी तो प्रियंका गांधी उठेंगी, और उत्तर प्रदेश से अगर कांग्रेस को कुछ मिला तो उसका क्रेडिट प्रियंका गांधी को जाएगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भी डिस्क्रेडिट उन्हीं के खाते में जाएगा। तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक जोखिम से भरे हुए राज्य में अपना डेरा क्यों जमाया? उत्तर प्रदेश से उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? और उत्तर प्रदेश में लगभग मृतप्राय रही कांग्रेस को कैसे उन्होंने जीवित किया और कैसे मजबूत करके आगे वो लड़ा पाएंगी, तब जब उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्टिकली डिवाइडेड है। इस बटी हुई राजनीति में कांग्रेस अपने लिए क्या स्थान पाती है? क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा वाकई में क्लिक करेगा? आइडिया अच्छा है, लेकिन राह बहुत मुश्किलों से भरी हुई है। 40% टिकट देने की बात कर रही हैं, लेकिन क्या वाकई में यह मुद्दा जनता के बीच क्लिक करेगा? बहुत ढेर सारे सवाल हैं। आज मैंने आप लाखों दर्शकों के लिए आज विशेष तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा जी को आमंत्रित किया हुआ है लाइव डिबेट के लिए। वो आज मेरे साथ मौजूद हैं, जनता से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगी, मेरे भी हर सवाल का जवाब देंगी, खुद भी अपने मुद्दे रखेंगी और अपना पक्ष रखेंगी। तो अगले 52 मिनट मैं और प्रियंका गांधी बात करने वाले हैं। और आप दर्शकों से अपील है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां जहां भी आप इनको देख रहे हो, प्रियंका गांधी के लिए सवाल मेरे पास भेजते रहिए। कोशिश करेंगे कि कुछ चुनिंदा सवाल पूछें कि 1996 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर अब तक प्रियंका गांधी का राजनीतिक सफर कैसा रहा है और आप क्या सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया कि आपने भारत समाचार के दर्शकों के लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि आज आपने युवाओं के लिए भर्ती विधान घोषणा पत्र जारी किया है। मैं समझना चाहता हूं कि ये किस प्रकार का घोषणा पत्र है और इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, काफ़ी समय से मैं यूपी में काम कर रही हूं और जहां जहां मैं जाती हूं मैं नौजवानों से मिलती हूं, उनसे बातचीत होती है और उनकी समस्याओं को समझने की बड़ी कोशिश की है मैंने। मुख्य तौर पे मैंने देखा कि उनमें पीड़ा बहुत है, त्रस्त बहुत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो क्वालिफाइड हैं, जो रोज़गार की जो भर्ती के जो परीक्षाएं हैं उनको करते हैं, उनको देते हैं। कई ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद सारे रूल्स बदल देते हैं, कट ऑफ पॉइंट बदला जाता है, या हो सकता है परीक्षा रद्द भी हो जाए क्योंकि उसमें कोई लीक हो जाए या कोई घोटाला हो जाए। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं जी, इनको एड्रेस किस तरह से करना, अगर हम सरकार में आएंगे तो हम नौजवानों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सब इस घोषणा पत्र में है। हमने समझा कि सिर्फ ये घोषणा करना कि हम 20 लाख नौकरी देंगे, ये काफ़ी नहीं है। ये तो सब राजनीतिक दल करते हैं, सब कहते हैं चुनाव से पहले कि हम आपको 20 लाख 25 लाख नौकरी देंगे। हम चाहते थे कि हम युवाओं को बताएं कि कैसे देंगे ये नौकरियां, कहाँ से आएंगी ये 20 लाख नौकरियां, किस तरह से सरकार आपके लिए ये मौके बनाएगी कि आप अपना आपको रोज़गार मिले, आप अपना भविष्य बना पाएँ। इसमें एक और भी बहुत अहम चीज़ है, जॉब कैलेंडर है। तो जो परीक्षाओं की बात मैंने की, वो जो एक बड़ी समस्या है उसको हम सुलझाएं कैसे। तो हमने तय किया है कि हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे जिसमें जितनी भी भर्तियां हैं उसका एक कैलेंडर बनेगा। परीक्षा कब है, रिजल्ट कब तक आना चाहिए, नियुक्तियां कब तक होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चे परीक्षा देते हैं, पास भी हो जाते हैं, नियुक्ति साल 2 साल के लिए नहीं हो रही है, कभी कभी रिजल्ट नहीं आ रहा है पूरे साल भर के लिए।
तो ये सब चीज़ें हैं और इसके साथ साथ नौजवानों की भलाई के लिए, उनकी सेहत प्रियंका के जी, लिए, मेरा एक उनके अनुभव है recreation उत्तर के प्रदेश लिए। की राजनीति को लेकर। अनुभव इस प्रकार का है कि राजनीतिक दल और नेता एको बहुत हो रहा है। यहाँ पर वायदा बहुत करते हैं, बहुत ही बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर जाते हैं, लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है तो वो वायदे बहुत आंशिक रूप से पूरे किए जाते हैं। आपने क्या वर्कआउट किया है कि ये 20 लाख नौकरियां देने का आप वायदा तो कर रही हैं, आपने इस पर कोई होमवर्क किया है, कहां से देंगी? इसीलिए मैं कह रही हूं कि हम नहीं चाहते थे कि हम खोखले वादे करें। हमने जो ये घोषणा पत्र बनाया है, ये पूरा रिसर्च करके बनाया है कि इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, ये रोजगार कहाँ से आएंगे। मैं आपको एक आध इसके पॉइंट पढ़ के भी सुना देती हूँ जी। मिसाल के तौर पर, जैसे हमने कहा हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली 1.5 लाख खाली पद हैं, इनको हम भरेंगे। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त प्रधानाचार्य के 1 लाख पद हैं, इन्हें हम भरेंगे। इसी तरह से हर, जैसे स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों, शिक्षकों, हर स्तर पर जितने पद हैं जो खाली पड़े हैं, जिनके लिए सरकार के पास साधन हैं, उनको कैसे भरेंगे, और उनके अलावा हम किस तरह से मौके पैदा करेंगे कि नौजवान अपना रोजगार, उनको रोजगार मिल पाए, और अगर अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या हम उनके लिए कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको मजबूत बनाएंगे। मेरा तो दूसरा प्रश्न है आपसे कि तैयार किया गया। आपने एक नारा दिया, आइकॉनिक नारा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, लड़की हूं लड़ सकती हूं। व्हाट डू यू मीन? आपका इससे मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, और क्या आपको लगता है कि महिलाओं को ज्यादा राजनीति में आना चाहिए? तो क्यों आना चाहिए? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, और महिलाओं को यहाँ वोट देने के लिए अपने घर के मर्दों की अनुमति की भी जरूरत होती है। ऐसे में आप इतना बड़ा रिस्क आप ले रही हैं, आपको अंदाजा है? मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा रिस्क है, क्योंकि मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा संघर्ष का जीवन किसका होता है? महिला का होता है। और महिला संघर्ष भी कर रही है, सारे बोझ उठा रही है, चाहे आप महंगाई की बात करें, चाहे परिवार में बेरोजगारी हो, तो वो बोझ तो महिला उठाती है ना, परिवार की परवरिश महिला करती है। तो इतना संघर्ष कर रही है, देश की आधी आबादी है, हर घर में 50% महिलाएं हैं, और आप कह रहे हैं कि उनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम हर वर्ग को हम एक राजनीतिक, हम एक महत्वपूर्ण समझेंगे राजनीति में, लेकिन महिलाओं को नहीं समझेंगे। आप कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति सिर्फ इतनी है कि 1 साल में 1 गैस सिलेंडर उनको पकड़ा दिया, कि सरकार की यही जिम्मेदारी है उनके प्रति। मैं कह रही हूं, आप सबसे पहले तो महिलाओं को सुरक्षित करिए, उनको सशक्त करिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, और उनको मदद करिए कि अपने पैरों पे खड़ा कैसे होना है। आज कोई माँ नहीं चाहती कि जिन संघर्षों से वो गुजर रही है, उसकी बेटी भी उन्हीं संघर्षों से गुजरे। आज सब चाहते हैं कि अपनी बेटी पैरों पे खड़े हो, उसकी भी आमदनी हो, उसका भी रोजगार हो। तो महिलाओं की अगर भागीदारी होगी राजनीति में जी, तो सबसे पहले जो महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो सबसे पहले आगे आएंगी, और उनको सुलझाने के लिए पूरी तरह से महिलाएं ही काम करेंगी। क्योंकि मैंने बहुत पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोगों से बात की, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से बात की, संघर्ष होता है महिला के जीवन, आपके पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से बात की। 40% टिकट आप महिलाओं को दे रही हैं, क्या ये एक बड़ा राजनीतिक जोखिम नहीं है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा पहल है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन हर प्रदेश में आस्ते आस्ते हमें ये परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो महिला है उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, करुणामयी होती है, वो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं, जो आज जो राजनीति है बड़ी हिंसक हो गई है और एक तरह से नकारात्मक भी हो गई है। मेरा पूरा विश्वास है कि महिलाओं के आगे आने से ये सकारात्मक बनेगी राजनीति, और जो जिस तरह से हिंसक है, नफरत फैलाई जा रही है, उसका विपरीत होगा। तो ये तो सिर्फ एक पहलू लेकिन है। क्या ये फैसला कांग्रेस को यूपी में ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता?
नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं मान सकती कि ये फैसला नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं सोचती हूँ कि ये जो फैसला है इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी। और देखिए, राजनीतिक बात एक है, लेकिन महिलाओं के साथ अन्याय भी हो रहा है, और इस अन्याय को ठीक करने के लिए अगर महिलाएं भागीदारी नहीं लेंगी, अपनी राजनीति में अगर आगे नहीं बढ़ेंगी, तो यह अन्याय खत्म नहीं होगा। तो चाहे इसका कोई राजनीतिक क्या कहते हैं रिजल्ट आए हमारे लिए या न आए, ये फिर भी सही कदम है। अच्छा, अब तो पॉलिटिकल लॉकडाउन लग चुका है उत्तर प्रदेश में, रैली, यात्राएं, सभाएं, ये सब बंद हैं। कांग्रेस के पास क्या ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है कि आप अपनी बात कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सकें, या आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग है? क्योंकि बाकी पार्टियां जो कांग्रेस के इतर हैं, उनकी तैयारी बहुत बड़ी और बड़ी व्यापक है। हमारी भी बहुत अच्छी तैयारी है। हमने काफ़ी समय अपने सोशल मीडिया और ऑनलाइन जितनी भी प्रचार के माध्यम हैं उनको मजबूत करने में पिछले 1.5 साल से हमने बहुत समय और इसमें कोशिश भी की है। तो ये है, इसके साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है, ख़ासतौर से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर। और मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि ये कैंपेन महिलाएं ही चला रही हैं, उनका संचालन भी महिलाएं कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। हम काफ़ी, मेरे ख्याल से 40-50 लाख घरों तक पहुंच भी गए हैं अभी, और आगे भी बढ़ेंगे। तो ये तो ज़रूर है कि जो आमतौर से जो प्रचार होता है, रैलियां होती हैं, ये सब नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद हम बहुत ही सक्रिय हैं और हमारी बात पहुंच तो रही है जनता तक। अब थोड़ा सा टफ पॉलिटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और जो वर्तमान चुनाव है, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा अनुमान है और ऐसा पोल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि ये बाईपोलर इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस, दूसरा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में